नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और आज एक अवसर ऐसा भी जो इंडिया न्यूज का खास शो है उसमें हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे अफसर से जो अपने काम के लिए जाना जाता है। और उस अफसर का नाम है नवीन अरोरा, जो कि 1997 बैच के आईपीएस अफसर हैं और उनकी पत्नी इशिता से। नवीन जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि हम लोग काफी कोशिश के बाद आपसे मिल पाए हैं, मुझे लगता है। ये मेरा सौभाग्य है। हालांकि कार्य की व्यस्तता की वजह से कुछ समय जरूर लगा, बट ये दिन आज नियत था शायद, तो आज ही हुआ। नवीन जी, हम लोग पहले शुरू करते हैं कि इधर आप जो है लखनऊ में काफ़ी दिनों से महत्वपूर्ण पोस्ट देख रहे हैं। कोविड का काल बहुत ही चैलेंजिंग था, लेकिन मुझे लगता है कि कोविड ने पुलिस की छवि को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मियों के काम को टेस्ट करने का भी काम किया है कि वो कितने पंक्चुअल हैं, कितने इमोशनल हैं, और जो जनता के लिए जो उनकी ड्यूटीज़ होती हैं उसको कैसे करते हैं। तो मुझे ज़रा कोविड का थोड़ा सा अपना अनुभव बताइए कि किस तरीके से आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम इस वैश्विक महामारी कोविड को बहुत ही सरलता से पब्लिक ले रही थी, क्योंकि उन्हें कुछ आइडिया नहीं था और पहली बार इस तरह की कोई चीज़ फेस की गई थी। और जैसा आपने कहा, बल्कि बहुत अच्छे शब्दों में आपने बांधा उसे, कि एक ऐसी पुलिस की छवि थी जो शायद औपनिवेशिक पुलिस की छवि थी। ब्रिटिश कॉल से हम लोगों का जो ये लगता रहता है कि पुलिस केवल दमन के लिए है या लोगों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझती नहीं है। लेकिन कमिश्नरेट बनने के बाद जो अपेक्षाएं भी लोगों से होती हैं कि सब एक नए तरह की पुलिसिंग देखने मिले। और मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि सामुदायिक पुलिसिंग का जो कंसेप्ट था वो हमने इस समय में काफी अच्छे से निभाया। अब कोविड एक नई तरह की चीज थी जिससे निपटना था, तो इसके लिए पहले हमें सेल्फ ट्रेन होना था। तो पहले हम लोगों ने खुद अध्ययन किया कि किस तरह की बीमारी है, क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, और फिर लोगों को समझाना शुरू किया। पुलिस कर्मियों की लगातार ट्रेनिंग की, ब्रीफिंग की, उनको इसके लिए मानसिक रूप से तैयार किया कि इस बीमारी से निपटने में हमारी क्या भूमिका होगी। फिर जनता से हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। वे ऑलरेडी एक विभीषिका से निपटने जा रहे हैं, उस पर अगर हम दमनकारी रवैया अपनाएं, क्योंकि जब हाई कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई कि साहब आपको रोकना है, शासन की गाइडलाइंस थी लोगों को निकलने नहीं देना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहनाना है, ये सब निगेटिव चीजें थी, आपको एनफोर्स करना था। Exactly. और अगर ऐसे में हम बड़ा सख्त रुख अपनाते तो भी लोगों के मन में ये था कि एक दोहरी मार पड़ रही है। तो उससे निपटने के लिए बड़ा एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग हम लोगों ने शुरू करी। अच्छा। और जब जवानों को, अधिकारियों को इस संबंध में ब्रीफ किया, रिहर्स किया चीजों को, बैरियर्स लगा लगा के हमने आपस में बात करके, और फिर इसको एक ट्रेनिंग पर्पस के लिए शुरू किया कि सब लोगों को आप अवेयर करिए, जागरूक करिए, उन्हें इस बीमारी का विभीषिका समझाइए, उनको इससे निपटने के लिए तैयार करने में क्या योगदान दे सकते हैं वो समझाइए। बच्चों को हम लोगों ने टारगेट किया कि वो अपने पेरेंट्स को बहुत जल्दी समझाते हैं। उनके माध्यम से अगर घर परिवार में संस्कार, और बच्चों की बातें पेरेंट्स मानते भी हैं, मुझे लगता है। मानते भी हैं। जैसे ट्रैफिक के समय आप देखेंगे चालानों में बहुत बच्चे ही समझाते हैं कि पापा हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए। नहीं, मुझे ये बताइए आप कि बहुत सारे ऐसे लोगों के उसमें फ़ोन कॉल्स आते होंगे आपके पास जो तकलीफ में होते होंगे या जिनकी आपने मदद की होगी। कोई ऐसी किसी की हेल्प हुई है जिससे आपको मन में बड़ी शांति मिली कि नहीं, अगर इनकी मदद नहीं होती तो उनके, मतलब जिन लोगों ने आपसे मदद मांगी उनके परिवार के लोग दूर रहे होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कहीं दवाई चाहिए होता होगा, कहीं राशन चाहिए होता होगा। इस तरह के बहुत सारे अभियान आपने चलाए होंगे इस दौरान। इस समय ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हमारे पास 5 से 6 पैनिक कॉल्स आती थी। अच्छा। और अलग अलग थानों के माध्यम से, स्टाफ के माध्यम से हम लोग उसको हैंडल करते थे। क्योंकि एक ये हो गया था कि चेहरा की भाई अब जॉइंट सीपी लाइन ऑर्डर को बता दीजिए, कंट्रोल रूम को बता दीजिए तो हो जाएगा। और ईश्वर ने इस लायक बनाया कि लोगों का वो विश्वास जीत पाए। सही बात। तो ऐसी कॉल्स में दवाइयां पहुंचाना था। बहुत से ऐसे भूखे लोग थे जिनके पास दैनिक राशन खत्म हो चुका था, उनको, और एक नहीं सैकड़ों लोगों को राशन पहुंचाया गया। इसके अलावा तो आप लोगों ने एक तरीके से बहुत सारे अभियान भी चलाए, दवाइयां दी, पैकेट्स दिए उनको बना के, कुछ को न्यूट्रिशियस डाइट्स भेजी। कुछ ऐसे लोग थे जो वृद्ध थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जैसे आपने एक कॉल का जिक्र किया तो मैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल थी कि मुझे इलाहाबाद से किसी ने फोन किया कि मेरी मदर अकेली हैं, करीब 70 ईयर्स के आसपास की हैं, और वो गिर गई हैं और उनके फ्रैक्चर हो गया है। अब उनको वॉकर चाहिए और कहीं नहीं जा पा रही। तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने इंस्पेक्टर कृष्णा नगर को कि एक फोन कॉल पे वो तुरंत वॉकर लेके पहुंचे, उन्हें प्रदान किया, और 5 मिनट के अंदर जो बधाई का
कॉल आया या जो उन्होंने धन्यवाद दिया पुलिस को, बहुत सी जगह जहां खाना पहुंचाया वहां उनके पास वो मैं समझता हूँ इससे बड़ा संतोष शायद नवीन जी कुछ नहीं होता होगा। एक आंतरिक संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि जो मिलती है, और 2-3 दिन से भूखे लोगों को जब आप खाना पहुंचाते हैं, तो मुझे तो लगता है कि ये ईश्वर की ही देन थी कि वो आपको उन्होंने इस काम के लिए चुना, और पूरी टीम मेरी बधाई की पात्र है जिन्होंने उसको ऑनर किया। जब बहुत लंबा आपने देखा कि मजदूरों का और जो आ रहे थे लगातार बाहर से, दिल्ली से और अन्य प्रदेशों जी, से, जी। जब अचानक उनकी संख्या सैकड़ों हजारों में हो गई, भूखे प्यासे चले आ रहे हैं, क्योंकि ट्रेन में भी कई बार उनको एक टाइम का खाना, एक पानी की बोतल दी गई। जब उनकी सेवा करने का मौका मिला तो बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं सामने आई और वो खुद इच्छुक थे कि आप हमें बताइए करना क्या है। और मुझे तो लगता है कि हजारों हजार किलोग्राम्स में हम लोगों ने खाना पीना, फल, राशन, ये सब बांटा लोगों को। और उस समय वाकई देख के लगा कि शायद कम्युनिटी पुलिसिंग का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता। और जो आपने कहा कि यहीं से पुलिस की इमेज चेंज होना शुरू हुई, और शायद हम उस लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर गए जिसको प्राप्त करने में वर्षों लगते। और पुलिस वालों के मन में भी एक जो मानवीय संवेदना उभर के आई, वो हमें बहुत आगे तक लेके जाएगी। ग्रेट। इससे जी मुझे ये बताइए कि आपके लिए भी बड़ा चैलेंज था। नवीन जी दुनिया भर की जगहों से घूम घूम के आते थे, हैं, और एक बच्चे हैं घर में, एक उसका भी डर बना रहता था। तो आप क्या करते थे? मतलब बाहर निकल जाओ एकदम वैसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने पूरी आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा दी गई जो गाइडलाइंस थी उसका पूरा पालन किया। स्टीम दिलाने से लेके गार्गल करना और थोड़ी बहुत जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है समय के अनुरूप, क्योंकि नेचुरली इनके पास समय कम तो आप था। उठा के सुबह योगा करा दीजिए, चलो पहले उठो, पहले योगा करके ही जा सकते हो। एक्चुअली रात को इतनी देर तक कॉल्स रहती हैं या बाहर निकलना पड़ता है कि वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उसी में कोई सोल्यूशन आप भी ढूंढते हो? कॉल्स देखते रहो, एक हाथ से ये उठाए तो उसी का वो वही था कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज और थोड़ी बहुत जो 15-20 मिनट समय निकाल पाते थे, तो पूरा आयुष की गाइडलाइंस का हमने पूरा पालन। मैडम, आपको भी कई बार कॉल्स आती होंगी, बहुत सारी मदद करने का लोगों को मौका मिलता होगा। मुझे लगता है कि ये जो भयावह बीमारी है उस मतलब आपने क्या एनालिसिस किया? क्योंकि आप योगा से जुड़ी हुई हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, तो आपने कैसे अपने आप को इसमें इन्वॉल्व किया? एक्चुअली योग मुझे बहुत अधिक आकर्षित बहुत समय से करता है, और इस विभीषिका के समय मुझे लगा कि योग और नेचुरोपैथी एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है हमें स्वस्थ रखने में और इस लड़ाई से लड़ने में। बहुत अच्छी बात तो की आपने। हमने ये सोचा कि पुलिस वालों के परिवार वालों को योग के माध्यम से और कुछ नेचुरोपैथी के टिप्स के माध्यम से स्वस्थ रखने के लिए कुछ वीडियोस मैंने तैयार किए, जो कि हमारी संस्था है वामा सारथी संस्था, उसमें वीडियो हमने डाले और फिर जो कि पूरे यूपी में पुलिस परिवारों में दिखाए गए और लोगों ने फॉलो किया उसको। मतलब एक आदत बनाने की कोशिश की जिससे कि उनकी ब्रीदिंग जो है कैपेसिटी बेहतर हो, इम्यूनिटी बेहतर हो। नवीन सर, मुझे ये बताइए कि आपके पिताजी तो डॉक्टर थे और अस्थि रोग विशेषज्ञ थे। आप ब्यूरोक्रेसी में आने का आपके मन में ऐसा कैसे आ गया कि आप जो है ब्यूरोक्रेट बनेंगे और देश की सेवा करेंगे? पापा डॉक्टर थे लेकिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, कभी भी उन्होंने अपना प्राइवेट क्लिनिक या हॉस्पिटल नहीं खोला। तो अच्छा। एक ये प्रेशर कभी नहीं था कि हमारी कोई लेगेसी आगे बढ़ानी है। अच्छा। लेकिन मैंने भी 12th में साइंस लिया जी, और शायद कुछ ये घर में था कि आप डॉक्टर बन सकते हैं। मैंने पीएमटी की कोचिंग भी ली। अच्छा। लेकिन उसी बीच में मेरे एक कजिन थे, बुआ जी के लड़के थे, वो उन्होंने स्टेट टॉप किया, डिप्टी कलेक्टर हुए। एंड ही वॉज अ पर्सन हु चेंज माई लाइफ कि आपको यार एडमिनिस्ट्रेशन में आइए, आप डॉक्टर में केवल एक ग्रुप में आप सेवा कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इस रफली ईश्वर की ही जो हम सेकंड प्रतिमूर्ति कहते हैं वो डॉक्टर है। जी जी। लेकिन अगर आपको वैरायटी में जाना है, फील्ड एक्सपीरियंसेस बढ़ाना है और आप एक फील्ड के अलावा कई फील्ड में जा सकते हैं, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में आइए। वो ये समय था कि फिर मैंने पूरा सही तरीके से एग्जाम नहीं दिया। सिर्फ ये था कि घर में बताने के लिए एग्जाम दिया, फॉर्मेलिटी ही पूरी एंड उसमें भी मैं 3-4 नंबर सही रहा तो लगा कि ठीक ही हुआ, बच गया, नहीं तो वो सिलेक्शन। नहीं तो पिताजी ने कुछ कहा होगा कि यार ये तुमने इतनी मेहनत की है। एक बहुत अच्छी चीज हमारे घर में थी कि मम्मी पापा के साथ जो एक फ्रेंडशिप वाला बिहेवियर था, एक अंडरस्टैंडिंग थी। तो मम्मी हमारी अब तो नहीं है, शी इज नो मोर, लेकिन अपने समय से बहुत आगे थी
और जनरल नॉलेज वगैरह में उनका काफी बहुत अच्छा दखल था। अच्छा। पेपर पढ़ना, किताबों को, मैगजीन पढ़ना, बड़े अंतर्राष्ट्रीय मैटर्स पे डिस्कशन करना, तो अच्छा। शायद उससे घर में एक माहौल बना रहा। हाँ कि तो जैसे ही ये हुआ कि सिविल सर्विसेज देना है तो वो तुरंत तैयार हो गई। और बस भाई की ही एक साथ में रह के फिर एक छोटी सी कोचिंग हम लोगों ने खुद की ही चालू की। जो ब्रदर छोटे भाई भी उनके जो थे वो भी डिप्टी कलेक्टर हैं। बहुत ही बढ़िया। और फिर मैं भी उसी से तो जुड़ आपने गया। खुद ही कोचिंग हमने शुरू की और पढ़ा उसी में पढ़ना भी पढ़ाया, शुरू किया, बस पढ़ाना भी शुरू एक्चुअली कर दिया। पढ़ा पढ़ाया दोनों कर करा के बस ये रहा कि सही समय से सिलेक्शन हो गया। और ये ईश्वर की ही कृपा थी कि मैंने प्रथम प्रयास में ही MPPSC में उस समय प्रथम स्थान प्राप्त किया प्रदेश में। और फिर 6-8 महीना मैंने उस कोचिंग में पढ़ाया, बच्चों को तैयार भी किया वहीं से। लेकिन भाई का ये कहना था कि तुम ट्राई करो, तुम्हारे में कैलिबर है, कर भी सकते हो। तो एक बार तो ट्रेनिंग में रहते रहते ही फॉर्मेलिटी का ही एग्जाम दिया कि अपने आप को टेस्ट कर लें। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो मेरे सब्जेक्ट थे PSC में जिसमें मैं अपनी कमांड समझता था, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री से ही प्रीलिम्स दिया था। और नंबर भी बहुत अच्छे आए PSC में, नेचुरली वो उस रैंक पे थे कि जी। लेकिन पहले प्रयास में ही जब UPSC में झटका लगा तो ये लगा कि यार ये तो कुछ काम नहीं आएगा। तो फिर और आपने क्या फिर किया? मैंने हिंदी लिटरेचर में स्विच ओवर किया, क्योंकि बचपन से ही हिंदी मीडियम में पढ़े थे जी। और हिंदी में थोड़ा सा ठीक ठाक हाथ था। तो कोशिश करके हिंदी मीडियम से फिर हिंदी लिटरेचर लिया। और एंथ्रोपोलॉजी तो मेरा मेन उस समय सब्जेक्ट बहुत ही उसका दौर भी चल रहा था। था। और मैंने MSc एंथ्रोपोलॉजी की है। जी जी। तो दैट वाज अ बैक हैंड नॉलेज विद मी। दोनों को मिला के फिर ये हुआ कि सेकेंड अटेम्प्ट में फाइनली आई सक्सीडेड और ये रैंक मिली कि मुझे IPS में। और उत्तर प्रदेश कैडर भी मिल गया। कैडर उत्तर प्रदेश मिला, वो थोड़ा बाद में पता लगा। अर्लियर तो ये था कि इस रैंक में कोई बड़ा कैडर ही मिलेगा। बोर्ड में जब आप गए नवीन जी, तो बोर्ड में कितने देर आपका इंटरव्यू हुआ? जी, मेरा वेद मरवाहा सर का बोर्ड था, जो स्टालवर्ड IPS ऑफिसर हैं। और मेरा करीब 30-35 मिनट इंटरव्यू चला और काफी ऐसा लंबा कोई सवाल इंटरव्यू। जो है उस समय का आपको याद है जो? 2-3 बड़े अच्छे सवाल हुए, क्योंकि मैं SDM ऑलरेडी था। हाँ। और मेरा प्रेफरेंस था IS के बाद मैंने सेकंड प्रेफरेंस IPS दिया था, फॉरेन सर्विस को थर्ड दिया था। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई ये सेकंड क्यों और फर्स्ट IS क्यों? तो मैंने कहा सर मैं ऑलरेडी चूंकि डिप्टी कलेक्टर हूं, तो नेचुरली कलेक्टर में प्रमोशन से बनूंगा तो मैं यहाँ डायरेक्ट बन जाऊंगा। तो एक था, तो उन्होंने कहा फिर दूसरा IPS क्यों, फॉरेन सर्विस में क्यों नहीं जाना चाहते? सर कुछ देश में ही रह के सेवा करने का जज्बा है। और फिर मेरा जो ज्यादातर इंटरव्यू था वो पुलिस और प्रशासनिक सुधारों पे रहा। और मुझे याद है उस समय पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की कुछ बातें होती थी, उस पे मेरा काफी देर इंटरव्यू चला कि आप प्रशासनिक अफसर हैं, कल को आप पुलिस अफसर बन गए तो आप कमिश्नरेट सिस्टम को कैसे देखेंगे, पुलिस की तरफ रहेंगे तो क्या सुधार करेंगे, मान लीजिए आप नहीं बनते पुलिस अफसर IS ही बन जाते हैं तो कमिश्नरेट सिस्टम आप लाना चाहेंगे या नहीं लाना चाहेंगे। तो फाइनली बड़ा बैलेंस आंसर देके, क्योंकि हमने कहा ये दोनों ही सिस्टम पब्लिक डिलीवरी के हैं। सही बात। ये हम अपने ईगो के लिए नहीं लड़ रहे कि हमारी क्या रैंक्स होनी चाहिए, हमारे क्या अधिकार होने चाहिए। तो जो बेस्ट पब्लिक डिलीवरी सिस्टम है वो वहां लागू होना चाहिए। बड़े शहरों में, महानगरों में कमिश्नरेट सिस्टम ज्यादा सक्सेसफुल है। दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा के उदाहरण हुए, डिस्कशंस हुए। तो उस पे एक तो काफी लंबा इंटरव्यू चला। दूसरा फिर उन्होंने हॉबी पे काफी देर हमसे बात की। तो मैंने आपने तो बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं, आपने क्या बताया इसमें? मैंने 2 चीजें उससे इसमें आपने क्रिकेट भी लिख रखा है, बिलियर्ड भी लिख रखा है, फोटोग्राफी है, यात्रा है, लेखन है, भाषण है, वाद विवाद है, हैंड राइटिंग है, जनरल नॉलेज है। इतने में तो वो तो कई घंटे का मामला हो जाएगा। हाँ, तो कुछ शायद लिखा भी इसलिए ज्यादा था कि उलझा रहे कि मतलब एक ही में वो आगे न बढ़ते जाएं, बेहतर है उससे थोड़ा डाइवर्सिटी रहे और थोड़ा उससे आपकी पर्सनालिटी भी। हाँ, चूंकि आप कई चीजों में थोड़ा हस्तक्षेप रखते हैं, तो आप कह सकते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। लेकिन ये था कि अच्छा इंटरव्यू हुआ। और चूंकि बिलियर्ड्स मेरी हॉबी बचपन से थी, तो मैं पापा के साथ जाता था, क्लब्स में सीखता था। और क्रिकेट जैसे होता है, क्रिकेट सम्राट पढ़ पढ़ के बचपन से खेल कर तो उसमें काफी देर क्वेश्चन आंसर होता रहा। फिर एक्चुअली उन्होंने इसको एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ा कि आप फिट रखने को क्यों जरूरी मानते हैं, खेलों से आप किस तरह से सुधार कर सकते हैं। तो दैट वाज अ बून टू इट कि सब अच्छा होता चला गया, इंटरव्यू में अच्छी बातें आ गई। फिर टूरिंग और फोटोग्राफी पे 1-2 प्रश्न ही हुए। अच्छा, मतलब आपने इतने सारे, सब पे उन लोगों ने कुछ ना कुछ पूछ लिया आपसे? चूंकि 5 मेंबर्स थे तो अलग अलग मेंबर्स। अच्छा, सारे लोगों ने अपना अपना एजेंडा बना के रखा था कि ये फोटोग्राफी पूछ लेंगे, टूरिंग पे पूछ लेंगे, इस तरह से उन्होंने जैसा भी डिसाइड किया हो। लेकिन हाँ, मुझे बड़ा फायदा हुआ उससे कि एक तो सारे बोर्ड मेंबर से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई, उन्होंने कहा कि आपने हिंदी लिटरेचर दिया हुआ है,
तो एक दो मेंबर थे जो प्योरली इंग्लिश में ही बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सर वी आर नॉट वेरी वेल कन्वर्स विद द हिंदी, सो इफ यू आस्क क्वेश्चन इन इंग्लिश डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। तो देन आई रिप्लाइड मेनी आंसर्स इन इंग्लिश ऑल्सो। मैंने कहा सर इज नथिंग, नो हिच इन दैट, बट आई प्रीफर हिंदी बिकॉज आई एम मोर कन्वर्जेंट विद हिंदी, मेरी मातृभाषा है, मैं उसमें ज्यादा फ्लुएंट हूँ। तो बड़ा अच्छा सा एक हिंदी इंग्लिश सब मिला के इंटरव्यू हुआ, तो शायद जो भी उन्हें लगा हो। बट आई गॉट 180 मार्क्स विच इज ऑन अ हायर साइड। 60% मार्क्स काफी अच्छे माने जाते हैं लगा। और तो एक आपको अच्छा सूचना बैलेंस्ड इंटरव्यू। सूचना कैसे मिली? क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, आदमी इंतजार करता रहता है, आज रिजल्ट आने वाला है और बड़ा मन में बड़ा उत्सुकता भी रहती है, डर भी रहता है। जब ये रिजल्ट आया तब मैं अपनी ड्यूटी पे था, डिप्टी कलेक्टर ही था, चूंकि मैं ड्यूटी पे कहीं ना कहीं रायपुर में मेरी पोस्टिंग थी। तो जो मेरे साथी डिप्टी कलेक्टर्स थे जिनके साथ तैयारी वगैरह कर रहे थे वो भोपाल में पोस्ट थे। उन्होंने फोन करके पहले बताया था कि आपका नाम है और बधाइयां भी दी और कहा कि रिजल्ट तो देख लो। तो ये था कि शायद किसी अच्छी रैंक में तो जाएंगे, शायद आईपीएस हो जाएंगे। लगा कि बहुत ही अच्छा है अगर यही रास्ता चुना गया है। और बस वो दिन था और आज का दिन है कि पूरी तरह से रम गए इसी सर्विस में। अच्छा, मुझे नवीन भाई ये बताइए, आप एसडीएम बन गए थे, तो एसडीएम बनने के साथ ही तुरंत हो जाता है कि भाई अब शादी करनी है, लड़का बड़ा हो गया है, जिम्मेदारी निभानी है। इशिता जी के बारे में आपने लिखा है सब कुछ अरेंज हुआ है, लेकिन वो कितना दबाव रहता है? दो चीजें बता। पहले तो मैं 22 साल में एसडीएम बन गया, तो ये कोई दबाव नहीं था। अभी मुझे तो दबाव नहीं था ये? अभी तो बहुत छोटा माना गया अभी तो समय है आपके पास। और तो एक वो बुरा फायदे का रहा कि इस तरह का 2-3 साल तो किसी के शायद मन में भी नहीं आया कि 25 तक तो कोई दिक्कत चलने नहीं है। दो। तो वो मेरे लिए फायदेमंद रहा कि मैं पढ़ लिख गया आगे। और थोड़ा किसी ने कोई दबाव नहीं डाला आपके ऊपर? घर में 1-2 मैसेज आए थे, बड़ा पोलाइटली कह दिया गया कि अभी प्रयास अभी तो और लड़का कर पढ़ रहे रहा थे, है, अभी पढ़ रहा है। अभी उसको आगे करना है। हाँ, तो एक तो वो बचत रही। हाँ। और जब इधर सिलेक्शन हो गया तो एक हमारे कॉमन फ्रेंड थे, जो पापा के और इनके फादर के कॉमन फ्रेंड थे, डॉक्टर थे। तो वो चूंकि दोनों फैमिलीज को बहुत क्लोजली जानते थे, तो उन्होंने बात वगैरह चलाई। और आपको मैं ईमानदारी से बताता हूँ, हम लोग ईमानदारी वाली बात कर रहे हैं। वो तो बाकी मैं मैडम से पूछ लूंगा अभी। हाँ, तो मैंने पूरे जीवन में एक ही लड़की देखी और वो आप हैं। तो कैसे देखी ये, मतलब एक ही बार में सारी बात फाइनल हो जैसे गई? डॉक्टर साहब जो मैंने बताया कि हमारे अंकल थे, उनके थ्रू मुलाकात हुई। और कहाँ मिले हम? आईसीएच, इंडियन कॉफी हाउस में हमारी मुलाकात हुई। और बस देखा, 2-3 क्वेश्चन आपस में हम लोगों ने किए। अच्छा, क्वेश्चन भी आपने कर लिए? हमने तो यही क्वेश्चन किया कि पहला ये आप बताइए तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, क्वेश्चन तैयार करके गए थे, आप जान लीजिए। नहीं, हर समय रेडी रहते थे। क्या सवाल पूछा मैम इन्होंने आपसे? इनका पहला सवाल था कि यूपी कैडर है तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स के लिए तैयार हो। बताइए। आपने पहली ही बात जाते ही कह दिया कि पहले तो बिस्तर सब बोरा बांध के रखो एकदम और चलो पहले। ये आपने नहीं बताया कि नहीं जीवन में ये करेंगे हम, ये तय किया है। आपने पहले समस्या ही बता दी। देखिए, अगर समस्या का निदान शुरू में हो जाए तो लाइफ आगे बड़ी कूल निकलती है। दूसरा सवाल क्या किया मैम इन्होंने? दूसरा यही कि समय कब दे पाऊंगा। बताइए। इस शर्त ये तो आपने ऐसी शर्त रख दी। और आप सोचिए कि अगर इस शर्त को मानने वाली पत्नी मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और तीसरा मैम क्या कहा इन्होंने? नहीं, बस यही दोस्त, यही दो सवाल आप मनवाना सवाल चाहते थे थे। कि आपने और तीसरा जो मेरी एक अपनी शर्त प्रायोरिटी थी। वो ये थे कि हाउस वाइफ चाहिए, क्योंकि सर्विंग वाइफ में शायद मुझे लगा कि मैं खुद समय बच्चों को नहीं दे पाऊंगा। और चूंकि परिवार में माता पिता साथ में हैं, बच्चे होंगे, तो नेचुरली एक ऐसी वाइफ जो घर संभाल ले, बच्चों को संभाल ले, उनकी अच्छी एजुकेशन को आगे बढ़ा ले। सही बात है। तो अगर ये तीनों शर्तें पहली बार में ही पूरी हो गई, मिल गई, बात खत्म। तो आपने पूरी शर्त मनवा के उसके बाद आपने कोई शर्त नहीं रखी यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ मन में विचार ही नहीं आया कि इन्होंने पहले ही जाते अटैक कर दिया, बोले अरे पहले ये लीजिए, उसके बाद फिर बाद में आपकी सुनी जाएगी। क्यों? वो हाँ हो गया तो बातें खत्म हो गई। ये आपने बहुत ही, आपने जैसे अपने इंटरव्यू में लोगों को इतनी सारे ऑप्शंस दे के बांधे रखा, मुझे लगता है कि शर्तों के साथ ही आपने मैडम को पहले ही बांध दिया। पर कि उसका फायदा ये हुआ कि मैं शुरू से मेंटली प्रिपेयर थी, तो इसलिए कभी भी इतने ट्रांसफर्स में कभी भी मन में ये नहीं आया कि लिया था पहले आपसे कि भाई एकदम इस बारे में कोई विवाद नहीं हो। अच्छा नवीन सर, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे केसेस पे आपको काम करने का मौका मिला, भारत सरकार में भी रहने का मौका मिला।
कोई ऐसा केस आपको याद है जो बहुत ही उलझा हुआ हो और उसका बहुत बड़े पैमाने पे मास में असर हो? कोई अगर ऐसा केस आपको याद है जिसको आपने टैकल किया हो और वो अगर आप शेयर करना चाहें तो जरूर शेयर करें। 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट से केस हैं। एक, जब सर्विस की शुरुआत में ही मैं एएसपी था, जी। उस समय मेरठ में एक बहुत बड़ा ब्लड रैकेट काम कर रहा था। उसको हम लोगों ने अनर्थ किया था और वो मेरे गनर्स ने जाके अनर्थ किया था। उन्होंने बल्कि उस जगह तक पहुंच गए थे, अपना ब्लड देने की तैयारी भी कर ली थी। लेने के समय पूरे फाइनल जब थे तब हम लोगों ने छापा मारा था कि कैसे करते थे नवीन सर? जैसे वो बहुत कोई उनके पास डिग्री नहीं थी, किसी घर पे ही वो जनरल इंजेक्शंस और सुई लगा के और ब्लड सक कर रहे हैं, प्लस अपने तैयार कर रहे हैं और एक अनऑफिशियल सा ब्लड बैंक चल रहा है। बताइए। उसी को ब्लड को लोगों को दे रहे हैं विदाउट इवन टेस्टिंग कि हेपेटाइटिस बी टेस्ट किया या नहीं, या उसमें HIV टेस्ट हुआ या नहीं। और जब धीरे धीरे हमने इसको शुरू किया तो करीब 70-80 अरेस्टिंग्स हुई, जिसमें 70-80 अरेस्टिंग एक दिन में, मतलब बहुत बड़ा नेक्सस बहुत था। बड़ा। और इसमें हमने 5-6 ब्लड बैंक्स के ओनर्स को, उनके रिलेटिव्स को, और जो इस पूरे रैकेट में इन्वॉल्व थे, जो ब्लड डोनर्स थे, जो प्रोफेशनल डोनर्स थे, रिक्शे वाले या काम करने वाले, वो नशा पीने वाले जो लोग होते हैं, एक्चुअली थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए अपना ब्लड सस्ते में दे के। और जब हमने 45-50 ब्लड यूनिट कलेक्ट की, उसमें से 35 ब्लड यूनिट में हेपेटाइटिस और HIV पॉजिटिव निकला। तब ये समझ में आया कि कितना नुकसान समाज का हो चुका था। एक ये बहुत पॉजिटिव काम था जिससे मुझे, और सारे बड़े लोगों को हमने जेल भेजा, सारे दबावों को दरकिनार कर। मैं अपने SSP साहब की तारीफ करूंगा जिन्होंने एक बार भी कोई प्रेशर नहीं आने दिया। बहुत ही शानदार। लाइफ में जब 2 और बड़े केस हुए, जब STF में थे तो पुलिस कर्मियों को हमारे जो एस्कॉर्ट लेके जा रही थी, तो कुछ क्रिमिनल्स थे हार्डकोर जिनको ट्रेन में ला रहे थे। उन्होंने वो उन दोनों पुलिस वालों को गोली मार दी, उनकी राइफलें छीन ली और अपने साथी को भगा ले गए। तो वो दोनों पुलिस कर्मियों की डेथ हो गई थी और राइफलें भी छीन गई थी। तो तब ये आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और उसको हमने एज ए चैलेंज ही लिया और यही कोशिश की कि हर तरह से नैप करना है पूरे गैंग को। और उसकी परिणति हुई कि 2-3 महीने हमें लगे। तो उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, MP, कई जगह हमारी टीमें भी गई, कई जगह उन्होंने लंबे समय तक अपने आप को स्टे किया वहाँ। बट फाइनली जब ये सूचना मिली कि वो लौट रहा है, और उसकी एक खासियत थी, वो दोनों हाथ से पिस्टल चलाता था। अच्छा। तो आगरा के पास जब हमने रात को उसको, मैं खुद भी गया था उस ऑपरेशन को लीड करने, तो वहां पर काफी हमारी दोनों के बीच में मुठभेड़ हुई। इसके 1-2 साथी भी थे जो भागे मोगे, तो इसने दोनों हाथ से, हमने वाकई उसको पिस्टल चलाते देखा। फाइनली फिर पुलिस एनकाउंटर में उसकी डेथ हुई। वो एक बड़ा सेटिस्फाइंग था, चूंकि हमने राइफलें बरामद की और एक पूरे गैंग को समाप्त किया, और बड़ा ड्रेडेड गैंग था उस समय। उसके ऊपर 1 लाख का इनाम था, जो रेयर होता था आज से 10 साल पहले। बहुत बढ़िया। तो एक वो बड़ा सेटिस्फाइंग सा काम था। और इधर पिछले कुछ दिनों में एक स्वामी चिन्मयानंद जी का केस आया था, जो बड़ा हाईलाइटेड रहा। जी, बहुत ज्यादा। पर उसमें दोनों ही पक्षों के लेके, जैसे जितनी जितनी दोनों की गलती थी, उसने हिसाब से हम आगे बढ़ते गए। बड़ी निष्पक्ष विवेचना, अपने SIT फॉर्म हुई थी, उसका मैं हेड था। जी जी जी। तो एक बहुत अच्छी टीम पहले तो सेलेक्ट की SIT के लिए, फिर सारे निटिग्रिटीज पे काफी अंदर तक गए, एक चीजों को ध्यान से देखा। क्योंकि दरअसल पूरे देश की नजर रहती है जब आप किसी पॉलिटिकल केस को हैंडल करते हैं, और उसमें बड़ी जवाबदेही होती है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने साइंटिफिक एविडेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि हमें मालूम था कि ये थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर है और नेशनल लेवल पे हाईलाइटेड है। तो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज से हम लगातार टच में रहे। लखनऊ FSL, गुजरात FSL, गांधीनगर, हैदराबाद FSL, पूरा मतलब टेक्नोलॉजी का पूरा जो है आपने इस्तेमाल किया। सारे डेटा हमने एज पर एविडेंस एक्ट कलेक्ट किए। IT एक्ट के जितने रिलेवेंस सेक्शंस हैं उनको लगाया, सारी पेन ड्राइव्स, हार्ड डिस्क को फोरेंसिकली चेक कराया। तो बड़ा ही सिस्टमैटिक चला, सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस डेटा मैच किए। और चूंकि इसकी मॉनिटरिंग हाईकोर्ट कर रहे थे सीधे, उन्होंने जब हमारी तीनों बार की स्टेटस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया और तारीफ की बाद में कि इन्वेस्टिगेशन वाज डन इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, और बधाई भी दी उन्होंने SIT को, तो फिर बड़ा एक सेटिस्फैक्शन हुआ। और जिसके लगा जो कि नई काम करने का जो है, वो अभी भी गवर्नमेंट में जो अभी हैं वो चल रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई दूंगा कि बहुत ही मतलब किसी भी तरह मुझे पूरा फ्री हैंड था, और जो सही था वही किया। और चूंकि मॉनिटरिंग हाईकोर्ट से थी, कभी किसी प्रशासनिक पुलिस अधिकारी का कोई दबाव नहीं आया। ग्रेट। और हम एक निष्पक्ष विवेचना कर सके, जिसमें दोनों ही पक्ष जेल गए अपनी अपनी गलतियों के लिए। बहुत बढ़िया। नवीन भाई, मैं आपका देख रहा था कि आपने जितने सारे लिख रखे हैं, ये सब कैसे पूरा करते हैं आप? आपने हॉबीज में जितनी सारी चीजें लिख रखी है, मैडम आप दोनों लोग कैसे ये सब सारी चीजें, फोटोग्राफी लिख रखी है, इधर हाल में आप कोई फोटोग्राफी फोटो खींचा आपने?
मैंने जैसे टूरिंग और फोटोग्राफी रखी, तो मैं 2 हॉबी को एक साथ जोड़ लेता हूँ। जब टूरिंग पे जाता हूँ मैं फोटोग्राफी जरूर करता हूँ। अच्छा, कुछ देखिए, जब आप किसी चीज में जुटते हैं तो शायद सारी कायनात आपकी मदद करती एग्जैक्टली, ये तो बात सच है। और आईटीबीपी जैसे ही मुझे सिलेक्शन आईटीबीपी में हुआ तो इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। मुझे लगता है कि उसी समय आप थोड़ा समय आपको दे पा रहे होंगे थोड़ा बहुत। वो ये बताएंगे वो पूरे जीवन का जो लड़ाई थी वो वहीं पूरी, क्यों मैम? नहीं, लड़ाई तो नहीं, कभी बल्कि भाई अब वो आप मत कहिए लड़ाई, अब उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, डिमांड। हम लोग डिमांड कह देते हैं। नहीं, इनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, तो वो कभी प्रॉब्लम नहीं है। एक जो मुझे लाइफ में सबसे अच्छी चीज लगी कि वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स। हमें शायद दुनिया में और कोई दोस्त हो ना हो, बट हम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बहुत ही हैं। बढ़िया। और वो हमें हमेशा ही मोटिवेट करता है, आगे ले जाता है, पॉजिटिविटी रहती है घर तो में। इसमें आपने एक आध दो चीज छोड़ दिया, गिटार छोड़ दिया, सितार छोड़ दिया, गाना छोड़ दिया, ये सब भी तो इसमें डाल सकते थे आप। म्यूजिक में मेरा हाथ थोड़ा तंग है। तो वाद्य यंत्र तो मैं नहीं बजाता, लेकिन हाँ, जैसे वो बाथरूम सिंगर होते हैं वैसा अपना ट्रायल आदमी मारता रहता है। तो वो जरूर। अब इधर तो खैर कोविड काल चल रहा है, फिल्में देखने का इधर कोई मौका, कोई आपका फेवरेट जिसको लगता है कि यार उसकी फिल्म अगर कभी मिल जाए मौका तो हम लोग देख लेते? ये एक चीज में मैं थोड़ी लैक करता हूँ, और शायद इनके भी मैंने इस रुचि को थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि आप फिल्में देखती थी और मैं बिल्कुल नहीं देखता था। तो आपने कहा कि इनको अपनी तरफ खींच लो, फिल्में ना देखने वाला काम कर दें। तो आप ऐसी फिल्में लाने लगे जो एकदम पार लाने लगे, मंथन और ये सब फिल्में देखने की बात करने लगे जो बहुत ही कला फिल्में हो जाएं। नहीं, वो मेरे से भी नहीं झेली जाएंगी। तो नो डाउट बहुत अच्छी आर्ट मूवीज भारत में बनती हैं। हाँ, बहुत अच्छे exactly. एक्टर्स हुए हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस बहुत ही जी, काबिल, इसमें जैसे कोई अगर शक हम नहीं है। ओम पुरी, इसमें कोई शक नसरुद्दीन नहीं। शाह इसमें तो कोई शक और नहीं, शबाना आजमी जी और नहीं, जैसे आप अर्धसत्य देखिए, हाँ, ये सब तो उस अपने तरह की जो जमाने फिल्में हैं तो आर्ट फिल्में कही जाती हैं, लेकिन उसमें मैसेज मैसेज होता है, बहुत, अपने आप में सामाजिक बहुत बड़ी संदेश बहुत जबरदस्त है। पर मेरा बहुत कम फ्रीक्वेंसी रही है फिल्में देखने की। तो आपने इनको अपनी तरफ मिला लिया और कहा कि ऐसा कि मैं तो फिल्में देखता ही मैं हूं। तो धन्यवाद ही दूंगा कि आप हर कदम पे मेरे साथ रही। मना कुछ नहीं था, मना किसी ही नहीं। चीज के नहीं, लिए मना नहीं। ही कभी कभी। तो मैम आप के मन में भी बहुत सारी चीजें होती होंगी कि भाई आज जो है हमें ये काम करना है, तो नवीन जी को कैसे मैनेज करें, तो कैसे क्या करती हैं आप उस समय? कोई सुबेरे से प्लानिंग करती हैं कि नहीं आज इनको बुलाना है, इस तरीके से कैसे क्या करती हैं आप? अब ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पर हाँ कुछ ऐसी बातें रहती हैं तो हम व्हाट्सएप के जरिए ही कनेक्टेड रहते बताइए, हैं कि आदमी जब का इनको जीवन जो समय है वो मिले। व्हाट्सएप हो गया है, समझ लीजिए। नहीं, क्योंकि आप बार बार कॉल नहीं कर सकते, तो एक ये रहता है कि हाँ जरूरी तो यदि वाकई मैसेजेस बहुत है नवीन जी तो। बड़ी चुनौती वाली बात बताई कि जिंदगी व्हाट्सएप से चल रही है। नहीं, इस समय थोड़ा सा व्यस्त है। बता, एक चीज हम लोगों ने बहुत अच्छी की थी कि इवनिंग वॉक हम जरूर करते थे शाम को, वो शाम और ये इस पोस्ट से पहले तक लगातार रेगुलर रही। करीब ITBP 10 साल के हम लोगों ने हाँ, शाम का समय 1 घंटे हम जरूर साथ वॉक करते थे। तो उसमें सारी बातें दिन भर की हो ऑलमोस्ट जाया यस, सारी बात हो जाती है, प्लस आगे की प्लानिंग हो जाती थी, बच्चों के करियर के बारे में, घर परिवार के बारे में। तो वो एक समय ऐसा था जो हम लोगों का आपस में डेडिकेटेड था, उसका बड़ा लाभ मिला। तो कुछ सुनने सुनाने का शादी में बड़ा वो रहता है, जब आप लोग की शादी हुई होगी तो ये रहता है कि भाई हॉबीज के बारे में बात जरूर होती है। गिले शिकवे ना हो, वही बहुत तो मुझे बताइए इशिता जी कि नवीन जी ने अपनी कोई विशेष कला आपको बताई हो, दिखाई हो, सुनाई हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत कम समय के लिए मिले थे उस समय। हाँ। और फिर मैंने तुरंत मिड टर्म ब्रेक में engage- शादी हाँ, की थी। तो फिर ये वापस ट्रेनिंग में चले ट्रेनिंग के गए। दौरान समय ही नहीं था, शादी हुई और 2-4 दिन में मुझे वापस जाना था ट्रेनिंग में। और तो उस समय वो मोबाइल भी नहीं होते थे, तो बहुत सारी फोन में बातें भी नहीं, वो वहां से ट्रंक लगता था, मतलब एक academy बहुत से। इंटरेस्टिंग सी चीज है कि हम एकेडमी में 170-80 लड़के थे पिछले बैच के और ये मिला के जो अंडर ट्रेनिंग थे जी। और ट्रंक नीचे 2-3 टेलीफोन ट्रंक कॉल होते थे, वो बुक करके बैठे रहते थे, आधे घंटे बाद आपका नंबर आता था। तो वो जो इंतजार था वो बड़ा अल्टीमेट था। और जैसे कभी इनकी तरफ से फोन आ गया तो फिर ये होता था, अगर खाली लैंडलाइन को खाली मिल गई फिर अच्छा साहब आप फोन रखिए, साहब को रूम से बुलाया जाएगा, फिर साहब आ रहे उसमें भी ये अकेले आए तो साथ में यदि अच्छा, सब दोस्त कोई- भी आ रहे हैं हमारे साथ 5-6 दोस्त भी आते कोई थे। मान ही नहीं रहा है, कोई मान रहा है तो फिर और मजे की बात ये कि सारे दोस्तों को जब पता लग जाता है कि या तो आपकी शादी हो गई, आपकी जैसे कोई फियांसी है, और आप बात करने लगे, अब आप 5-7 मिनट 10 मिनट बात कर रहे हैं, तब तक उन सबकी वेटिंग बढ़ती जा रही, तो सारे लोग फोन लेके साथ में ही शुरू हो जाते थे कि भाई बस कर और भी लोगों को मौका। तो बड़ी
बड़ी अच्छी यादें ये भी बड़ी जुड़ी। चुनौती वाली बात है। मैं समझता हूँ कि उस समय वो जो इंतजार था वो बड़ा अल्टीमेट था, मैं समझता उसको हूँ। हम चुनौती के रूप में ना ले, वो एक बड़ा मीठा सा इंतजार होता था क्योंकि दूर रहते थे, बात करने का एक वेटिंग पीरियड था, तो बड़ा बहुत ही अच्छा समय निकला। तो आप शादी करके ट्रेनिंग में चले गए सीधे? हाँ जी। तो फिर तो बहुत लंबी ट्रेनिंग रही होगी फिर तो। हाँ, मैंने मिड टर्म में की थी, आधी ट्रेनिंग में कर चुका था, सगाई करके गया था, हाँ। फिर ट्रेनिंग की, फिर शादी की, फिर ट्रेनिंग बची हुई पूरी की, और फिर आके फिर आपने फिर जो हम है। साथ में रहे, फिर तब से आज तक ईश्वर की दया से हम साथ ही रहे हर पोस्टिंग में। हाँ, इश्ता जी आप कुछ सुनाएंगी दर्शकों को? दर्शक जो है YouTube वगैरह पूरा देश देख रहा है। नवीन जी से भी हम लोग बाथरूम सिंगिंग नहीं, मैं सिंगिंग में मैं कोई बिल्कुल हाथ भी बड़े नहीं। तंग है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नवीन जी आप भी बट कुछ सुना दीजिए। आपका दो तीन चीजें हैं जो आप काफी अच्छे से कर रही हैं, जैसे यूट्यूब चैनल इन्होंने हाँ, वो आपने बताया योगा का जो है। हाँ, बस एक्चुअली काफी समय मैंने योगासनों की प्रैक्टिस की, उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा लगा। तो आपको कैसे ये काम करने का मन हुआ कि योगा हम करें, योगा सिखाएं लोगों को? एक्चुअली एक पोस्टिंग के दौरान बहुत ज्यादा ट्रेवल करने के कारण मुझे नेक स्टिफनेस हो गई। ओके। तो मैंने ये सोचा कि मैं मेडिसिन तो नहीं लूंगी, अच्छा, तो मुझे ठीक होना है वो मतलब नेचुरल तरीकों से ही। बहुत ही बढ़िया। तो इत्तेफाकन उस समय पोस्टिंग थी गोरखपुर, तो वहां मुझे सीखने का मौका मिला। और पहले आजमगढ़ में मैंने सीखा हुआ था, योगाभ्यास सीखा हुआ था। फिर लंबे समय उसकी जब प्रैक्टिस की और उसका बहुत ज्यादा फायदा देखा, तो फिर मैंने सोचा कि इसको डेप्थ में पढ़ा जाए। फिर बहुत मैंने डिप्लोमा किया नेचुरोपैथी और योगा में, फिर मास्टर्स किया योगा वाह। में, और अभी पीएचडी परस्यू कर रही हूँ। बहुत ही तो अच्छा। एक डेप्थ में जाने के लिए फिर अभी इन दिनों चूंकि मामा सारथी के लिए वीडियोस बनाए थे, तो वो वीडियोस आयुष की तरफ से देखे गए, तो आयुष कवच ऐप में मुझे कॉल किया गया कि आप वीडियोस बना के। बहुत ही बढ़िया। तो एक तरीके से लोगों तक योग को जितना मैं पहुंचा सकती थी पहुंचाने की मैंने कोशिश की। फिर वीडियोस के लंबे होने के कारण उसे यूट्यूब में डालना चालू किया। तो एक चैनल है होलिस्टिक हेल्थ विद इशिता, उसमें मैं बहुत बढ़िया। कुछ योगासनों के बारे में, कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के बारे में और नेचुरोपैथी के बारे में बताती हूँ, और चाहती हूँ कि लोग योग के प्रति और नेचुरोपैथी के प्रति आकर्षित हों और उससे लाभान्वित हों। और मैं समझता हूँ कोविड के लिए बहुत जरूरी है। कोविड उस के लिए, समय और ही शुरू इवन किया गया, ये बहुत चैनल तो उसी समय चालू किया। मतलब ये उपलब्धि, एक कोविड ने भी एक उपलब्धि ये दे दी है। चुनौतियों को अवसर में बदलना कहा जाता है। तो चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम किया। नवीन भाई आप ही कुछ सुना दीजिए। बहुत आपने अच्छा तो इतनी नहीं। सारी हॉबी जो है आप लिख नहीं, रखी है, तो उसमें देखिए एक मैंने- हॉबी हम लोग नहीं, खुद डाल उसमें देते हैं, हाँ, सिंगिंग भी डाल देता हूँ मैं। यही कह रहा था कि उसमें मैंने सिंगिंग लिखी नहीं। नहीं, वो है मैं लिख वैसे देता हूँ ना hobby। इसमें। मैं जब किसी से अब बताऊंगा तो मैं कहूंगा कि नवीन जी जो है बहुत अच्छी गायक भी हैं। बहुत अच्छे का तो नहीं पता, और मुझे गाने याद नहीं रहते, तो अगर आप परमिट वो सब करें तो किसी मैं को नहीं दो याद तीन रहते हैं। लाइन। वो तो- नीले नीले अंबर पर क्या बात है। चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, वाह। ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। क्या बात है। वाह वाह। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए।
नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए। बहुत ही बढ़िया नवीन जी, आप तो बहुत अच्छा बहुत अच्छे गायक हैं और आपने ये मेंशन नहीं किया, मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। मुझे ये बताइए कि आपने ये गाना फोन पे सुनाया था मैडम को? मैंने फोन पे तो नहीं सुना था, व्यक्तिगत रूप से सुना। व्यक्तिगत रूप से क्योंकि आप इतना अच्छा गा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो और भी अच्छा इंप्रेशन देता उस समय। हो सकता है कुछ हाँ, लेकिन वो मदद की बाकी हो इसमें पीछे भी। क्यों थी, इस वजह से आपने सोचा कि अरे यार रख दो इसको, कम से कम नहीं फोन तो। पे सुनाना थोड़ा दिक्कत। पर बहुत अच्छा समय निकला और ईश्वर को वाकई धन्यवाद देंगे कि एक अच्छा परिवार मिला, परिवार को बांधने वाली एक अच्छी जीवन साथी मिली, माँ बाप का ध्यान रखने वाली साथी मिली। तो एक बड़ा बैलेंस सी लाइफ है, बहुत अच्छी है और किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है लाइफ में। और अब तो एक चीज आपको और बताते हैं कि हमारे पापा शुरू से ही सोशल सर्विस से जुड़े हुए हैं, वो गवर्नमेंट डॉक्टर थे जी। हैं भी, इनफैक्ट अब रिटायर हो गए हैं, काफी समय से साथ में हैं जी। आपने जो पोलियो केसेस होते हैं या जो विकृतियां होती, जनजात विकृतियां, टेढ़े मेढ़े पैर हाथ होते हैं, उनका लगभग 30-35 साल से ऑपरेशन कर रहे हैं। अच्छा। और बहुत सारा, लगभग आप ये कहें कि 70-80% चैरिटी में करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, कठिन से कठिन केसेस करते हैं। अपनी नई उन्होंने ऑपरेशन की बहुत सिंपल टेक्निक्स निकाली हुई हैं। मम्मी बहुत ही पायस सोल थी, बहुत ही पवित्र आत्मा थी और कुल मिला के ऐसे संस्कार संस्कृतियां मिली कि जीवन में कभी शिकायती कोई वो नहीं रहा मन में। बहुत बढ़िया, मैं समझता हूँ कि माता पिता का आशीर्वाद नवीन जी और उनका जो संस्कार होता है वो परिवार को, बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाता है और शायद ये गुण जो है आपको आपके परिवार से मिला है। और मैं समझता हूँ कि आप दोनों लोगों की जो जोड़ी है, जो कॉम्बिनेशन है वो बेहद शानदार है। आपके काम करने का तरीका भी बेहद शानदार है। मैं समझता हूँ कि आगे ऐसे ही जो है आप काम करते रहेंगे और अपनी इतनी सारी हॉबीज़ में से बाकी लोगों को भी बांटते रहेंगे, उनको भी बताते रहेंगे यार इतनी सारी चीज़ें लिखो जिससे कि आदमी जो है कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा सब जगह से ले ले, है ना। तो आज एक अवसर ऐसा भी में आपने देखा नवीन जी को और इशिता जी को। अगले सप्ताह फिर हम किसी एक ऐसे ही अवसर से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक आप सभी दर्शक देखते रहिए इंडिया न्यूज़। तब तक के लिए सभी दर्शकों को नमस्कार।